जी अच्छा, कल जो हमने की हैंड्स उतारो, कल जो हमने पढ़ा था वो सारा मैंने आपके सामने नोट कर दिया है कि वहां से हम शुरू करते हैं। अच्छा, एक चीज है जो थोड़ा हमें जिस पे टाइम आज दोबारा देना है वो है जो डिफरेंस है उसकी नेचर। डिफरेंस की नेचर क्या है, इसके ऊपर हमें थोड़ा आज टाइम देना है। ओके, वर्किंग नंबर 7 और वर्किंग नंबर 8 जिसकी मैं रिवीजन करवाने लगा हूं। वो भाई किधर बैठे हैं जो सवाल पूछने आए थे आप? अच्छा जी, अकाउंटिंग वालों की बुक्स में फिलहाल एसेट कितने पे नजर आ रहे हैं? 95 पे। तो अकाउंटिंग वाले फ्यूचर में कितना डेप्रिशिएट करेंगे? 95। टैक्स वालों की बुक्स में एसेट कितने पे नजर आ रहे हैं? 90 पे। तो टैक्स वाले फ्यूचर में कितना डेप्रिशिएट करेंगे? 90। तो फ्यूचर की अगर मैं करंट टैक्स की वर्किंग जहन में लाऊं तो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन बढ़ जाएगी टैक्स डेप्रिसिएशन से, जिसकी वजह से फ्यूचर के टैक्सेबल प्रॉफिट 5 से बढ़ जाएंगे। इस तरह मैंने कभी दिखाया नहीं था, ऐसे ही दिखा रहा हूं। फ्यूचर के टैक्सेबल प्रॉफिट 5 से बढ़ जाएंगे और फ्यूचर में टैक्स देना पड़ेगा, तो टैक्सेबल फील करें, इसलिए इसका नाम क्या? टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। और टैक्सेबल फील करने का मतलब है लायबिलिटी अपने कंधों पे महसूस करें कि फ्यूचर में टैक्सेबल प्रॉफिट 5 से ज्यादा होगा तो टैक्स देने के लिए ज्यादा लायबल फील करेंगे। इस 12 के बारे में मैंने कहा था कि इसकी टैक्स बेस हमेशा 0 लेनी है, क्योंकि टैक्स वालों की नजर में प्रोविजन का अकाउंट एग्जिस्ट नहीं करता। दूसरी बात, ये 12 टैक्स वाले क्या कभी ये अंदाजा डिडक्ट करने देंगे? कभी 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 टैक्स वाले कभी नहीं अंदाजा डिडक्ट करने देंगे। ये अंदाजा कभी ना कभी फ्यूचर में टैक्स वाले डिडक्ट करने देंगे जब ये कंफर्म हो जाएगा, यानी राइट ऑफ करेंगे हम। तो क्या मैं कह सकता हूं फ्यूचर में ये 12 वाले लोग जब एक्चुअली पैसा लेके भागेंगे तो टैक्स वाले कहेंगे इस खर्चे को माइनस कर लो, करंट टैक्स की वर्किंग जहन में लाएं। माइनस करने से प्रॉफिट कम होंगे, माइनस करना इन इट सेल्फ डिडक्टेबल होता है। तो दिस 12 इज डिडक्टेबल इन फ्यूचर when the debtor will नस भागेगा जब, तो इट इज डिडक्टेबल इन फ्यूचर। और जब डिडक्ट होगा तो प्रॉफिट्स कम होंगे, प्रॉफिट कम होगा तो टैक्स सेव होगा। सेविंग का नाम एसेट, इसलिए इसका नाम डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस और इसका नाम डेफर्ड टैक्स एसेट। अच्छा, एक बात मैंने होल्ड पे डाल दी थी, वो मेरी नजर में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि लॉजिकली बात ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आ गई है कि हमारे जो 4 रूल्स हैं, 4 रूल्स, उनमें से यार इधर देखना, किधर क्या सोच रहे हो, देखना इधर थे। अच्छा, हमारे जो 4 रूल्स हैं उनमें से रूल 1 तो यहां अप्लाई हो रहा है। रूल 1 कैसे यहां अप्लाई हो रहा है? नहीं, खोलने की जरूरत नहीं है आपको पेज। वैसे जरा रटा भी दिखा रहा हूं, लॉजिक से हटके रटा। ये पीपी एसेट होता है, लायबिलिटी होता है? एसेट। एसेट की कैरिंग अमाउंट इज ग्रेटर देन टैक्स बेस। अगर एसेट की कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस से ग्रेटर हो तो इसका नाम टीटीडी, जिसके बेटे का नाम, इसलिए यहां हमने टीटीडी लिखा है और यहां हमने डीटीएल लिखा है। ये जो दूसरा वाला अकाउंट, इसके असल में रूल हमने बनाए नहीं हुए, इसलिए ये लॉजिक पे आपको सोचवा दिया है। दूसरे वाले के इसलिए हमने बनाए हुए कि दूसरा वाला कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है, तो कॉन्ट्रा एसेट के हमने कोई रूल बनाए नहीं हुए, या एसेट के रूल बनाए हुए हैं या लायबिलिटी के रूल बनाए हुए हैं। एसेट के रूल और लायबिलिटी के बनाए हुए हैं। लेकिन अगर खींच तान के एक गलत बात मैं करूं, गलत बात कि ये एसेट का ऑपोजिट अकाउंट है तो लायबिलिटी कह दो, हालांकि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लायबिलिटी नहीं है, ये डेटर का ऑपोजिट अकाउंट है। लेकिन जबरदस्ती ये गलत बात मैं कर दूं कि प्रोविजन लायबिलिटी अकाउंट है,
तो लाइबिलिटी की अगर कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस से ये लाइबिलिटी अकाउंट नहीं है लेकिन इसकी नेचर क्रेडिट है, तो लाइबिलिटी से मिलता जुलता अकाउंट है लेकिन लाइबिलिटी कभी भी नहीं करना है इसको, ये पैसे लेके भागने का डर है, तो डेटर का ऑपोजिट अकाउंट है ये। लेकिन अगर मैं लाइबिलिटी का रूल फिलहाल इस पे लगाऊं तो इफ कैरिंग अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी is greater than tax base of liability, if carrying amount of liability is greater than, so it is deductible temporary difference which will result in deferred tax asset। तो ये बिल्कुल गलत बात लिखवाने लगा हूं यहां पे, इधर तो रूल 1 लग रहा है, इधर रूल 3 मैंने आपको अजीब तरीके से लगा के दिखाया है, जो कि मेरा ख्याल है आपको याद भी रखने की जरूरत नहीं है, इसको हमेशा लॉजिक पे ही याद रखें। ये 12 टैक्स वाले कब डिडक्ट करने देंगे, जब कभी एक्चुअली राइट ऑफ होगा, तो इसलिए इसका नाम बस याद रख लें, डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस। और यही बात वर्किंग एट में भी है। ये क्या है, एसेट है, तो रूल 1 लगेगा, इफ कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट इज देन इट विल रिजल्ट इन, ये तो मैंने रट्टा बोला, अब लॉजिक क्या है, अकाउंटिंग वाले फ्यूचर में कितना डिप्रिशिएट करेंगे और टैक्स वाले अकाउंटिंग डिप्रिसिएशन बढ़ेगी 2.5 से, तो फिर टैक्सेबल प्रॉफिट बढ़ जाएंगे, टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा, तो उसके लिए लायबल फील करें। तो टीटीडी के बेटे का नाम डीटीएल। ये 14 रुपए टैक्स वाले कब डिडक्ट करने देंगे, जब कभी एक्चुअली लोग पैसा भागेंगे, तो दिस 14 इज डिडक्टेबल इन फ्यूचर, तो इसका नाम डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस और इसका नाम डेफर्ड टैक्स एसेट। अब आप इसके टोटल करवा दें, 7 2.45 4.03 क्या, अच्छा इसका नाम क्या है 2.45 का, डेफर्ड टैक्स एसेट एज ऑन 31/12/10, इसका नाम है डेफर्ड टैक्स एसेट एज ऑन 31/12/11। अब टी कौन के लिए हमें चाहिए डेफर्ड टैक्स एसेट एज ऑन 31/12/9, वो सवाल में अवेलेबल है। ये डेफर्ड टैक्स एसेट एज ऑन 31/12/9 वाज 7.44 मिलियन। क्लियर, चलें जी, ये अकाउंट बना लिया था हमने कल। ये ब्रॉड डाउन कहां से आया था डेफर्ड टैक्स एसेट का, क्वेश्चन से। फिर ये 2.45 और 4.03 ये कहां से आया था, 2.45 और 4.03, और उसके बाद ये फिगर भी बैलेंसिंग आ गई थी, ये फिगर भी बैलेंसिंग आ गई थी। तो अब मैं उधर एंट्रीज नहीं लिख रहा जहां कल लिखी थी, मुझे आज 4 एंट्रीज लिखवा दें, 2010 की और 2011 की। आपने तो वैसे लिखी जी, सीटी डेबिट कितना करंट टैक्स था, 10.76, और अगले साल सीटी डेबिट सीटीपी क्रेडिट कितना, 20.48। ये एंट्री डीटीए क्रेडिट और डीटीई डेबिट, डीटीई डेबिट डीटीए क्रेडिट कितने से, 4.99, और अगली एंट्री डीटीए डेबिट और डीटीई क्रेडिट, 1.58। खर्चा क्या हो रहा है, डेबिट, खर्चा क्या हो रहा है, खर्चा क्या हो रहा है, खर्चा क्या हो रहा है, आवाज में उठान सुनी आपने, खर्चा क्या हो रहा है, क्रेडिट। अजीब सी चीज हो रही है ना, खर्चा तो डेबिट नेचर का अकाउंट है, लेकिन इधर क्या हो रहा है, क्रेडिट। चलें ये नोट बनाएं, आप बनाएं, हद हो गया। कंपनी का नाम एप्रिकॉट, क्या आड़ू होता है, एप्रिकॉट लिमिटेड। मिल आजकल अच्छे मिल रहे हैं, बिस्किट की जाए वो ले लिया करें। अच्छा एप्रिकॉट क्या होता है, खुबानी, ओह फिर तो हो जाता मजे की। नोट टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर ईयर एंडेड 31/12/11। असल में ये तीसरी चौथी क्लास पढ़े हुए काफी अरसा हो गया, इसलिए चीजें भूल गई हुई हैं, 2011 और 10 जी। आप बोलें जी क्या लिखें, नोट का नाम टैक्सेशन, नोट नंबर 37 मिसाल के तौर पे, टैक्सेशन 37.1 टैक्स एक्सपेंस, करंट टैक्स
और डेफर्ड टैक्स। करंट टैक्स 20.76, 20.48, 10 इधर P&L में बनाता होता था, वो मैं नहीं बना रहा। अच्छा, डेफर्ड टैक्स जो है ना, असल में ना इस सवाल में जो वर्किंग्स हैं वो 3 है। असल में 3 वर्किंग्स हैं। एक वर्किंग है इसमें करंट टैक्स की, एक वर्किंग है इसमें डेफर्ड टैक्स एज ऑन की, ये जो दोनों मैंने की हैं। एक वर्किंग है इसमें डेफर्ड टैक्स एज ऑन की, और एक वर्किंग है डेफर्ड टैक्स के टी अकाउंट की। ये 3 वर्किंग्स आपने करनी है और इसी तरतीब से करनी है। पहले करंट टैक्स निकालना है, फिर डेफर्ड टैक्स एज ऑन निकालना है, फिर आपने टी अकाउंट बनाना है। ये जो पीपी अकाउंट बन रहा है, प्रोविजन फॉर अकाउंट बन रहा है, ये तो सवाल में डाटा अवेलेबल था तो बन रहा है, हो सकता है सवाल में डाटा अवेलेबल ना होता हम ये ना बनाते। तो असल में 3 वर्किंग्स का नाम IAS 12 है। करंट टैक्स की वर्किंग, डेफर्ड टैक्स एज ऑन की वर्किंग और डेफर्ड टैक्स का टी अकाउंट। इन तीनों से सारी चीजें मिल जाती हैं। करंट टैक्स मिल गया, डेफर्ड टैक्स खर्चा बुक करने और खर्चा उल्टाना है। खर्चा उल्टाने का मतलब खुशी, कराएं जी खर्चा बुक 4.99 और प्लस 1.58। हाँ 18.9 अंडा 15.7 क्या मतलब 5.77 15.75। अच्छा अब क्या बनानी है 37.2 reconciliation of PBT with tax expense। reconciliation of PBT with tax expense। तो PBT भी चाहिए मुझे, टैक्स एक्सपेंस भी चाहिए। PBT 60 से 45, 60 से 45। इसको सीट बेल्ट बना दें। सवाल में से रोने की आवाजें आ रही हैं। कौन रो रहा है? टैक्स रेट कि टैक्स के सवाल में टैक्स रेट ही नहीं है। 35%। PMLN की हुकूमत में हमजा ही नहीं है, रोने की आवाजें आ रही हैं। 35%। अच्छा अब क्या पकड़ना है? कैलकुलेटर पकड़ के सिर्फ आपने पीबीटी पे रेट लगाना है। भाईजान ये जो फिगर मैं आप तीसरी वाली लिखने लगा हूं, ये आपने कहीं से ढूंढनी नहीं है, ये आप लोगों ने कैलकुलेटर पे निकालनी है। 60 जरा 35%, 20 और 45 जरा 35%, 15.75। इधर देखें। ओह नहीं, इसका यार इसके साइन तो लगवाने थे ना। दोबारा ट्राई करें। ओह बैक मारा फुर्निस ने। ओह ओके। अच्छा असल में जो डेफर्ड टैक्स है ना, वो टेम्परेरी फर्क वाली चीजों को लेता है। डेफर्ड टैक्स परमानेंट डिफरेंस वाली चीजों को नहीं ले पाता। टेम्परेरी डिफरेंस वाली कौन सी चीजें हैं? मिसाल के तौर पे अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, टैक्स गेन, टैक्स एक्सेप्शन, अकाउंटिंग गेन, इनके पीपीईज का डाटा हमने पकड़ा था और यहां डाल दिया था। डेफर्ड टैक्स वर्किंग में पीपी डाल दिया। बैड डेट रिटर्न ऑफ, बैड डेट एक्सपेंस, ये डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में हम लेंगे प्रोविजन के नाम से। तो डेफर्ड टैक्स की वर्किंग कैटर कर पाती है सिर्फ उन डिफरेंसेस को जो टेम्परेरी हैं। याद आ रही है क्लास? टेम्परेरी डिफरेंसेस। परमानेंट डिफरेंस ऐसा डिफरेंस होता है जिसको डेफर्ड टैक्स कैरी नहीं कर पाता, यानी डेफर्ड टैक्स के हाथ खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जो परमानेंट डिफरेंस वाली चीजें हैं वो डेफर्ड टैक्स में जा भी नहीं सकती, क्योंकि उन पे डेफर करके भी टैक्स नहीं देना होता। क्या मुझे बता दें 6 की जो एग्जाम्प्ट इनकम है, क्या इस पे मैंने टैक्स आज देना है, डेफर करके देना है? इसलिए डेफर्ड टैक्स की वर्किंग्स जो की हैं मैंने और जितनी भी की हैं वो इस परमानेंट डिफरेंस को कैटर नहीं कर पाती। इसलिए हम यहां पे आके अपनी हार मानेंगे और हम कहेंगे एक चीज की वजह से शायद फर्क आ रहा हो। वो चीज ये है कि हमने अगली बात लॉजिकल लेते था, हमने 60 पे 35% टैक्स लगाया है, लेकिन हुकूमत कह रही है मैंने 60 में से 6 पे लेना ही नहीं टैक्स। ये तरह ज्यादा लॉजिकल बात है। मैंने 60 पूरे पे रेट लगा दिया ना 35%। हुकूमत क्या चाह रही थी? मैं 60 पे टैक्स लूं या 6 पे टैक्स ना लूं? अच्छा 60 में से 6 को क्या किया? तो 60 के टैक्स में से 6 का टैक्स माइनस करके देखते हैं, शायद अल्लाह करे रिकंसिलिएशन मैच। अब मैं रिकंसाइलिंग आइटम्स डालने लगा हूं। रिकंसाइलिंग आइटम्स, ये रिकंसाइलिंग आइटम आया करेगा एग्जेम्प्ट इनकम या डिडक्शन नॉट अलाउड। एग्जेम्प्ट इनकम पकड़े कितनी है? क्या प्रॉफिट पे रेट लग चुके? तो इसलिए 6 पे भी रेट लगा के देखें। 30
2.1। अच्छा, प्रॉफिट पे टैक्स लगाया था तो क्या 21 रुपए टैक्स देना है हुकूमत को या एग्जेम्प्ट इनकम पे नहीं देना? तो फिर माइनस करेंगे। वैसे तो सादा सी बात यह है कि 60 में से 6 माइनस किया है, तो इधर 60 के टैक्स में से 6 का टैक्स माइनस करके देखें जवाब क्या आ रहा है, 18.90। और इधर तो कुछ है ही नहीं, तो 15.75। ओ जबरदस्त हो गया। तो ये हमने पहला रिकंसाइलिंग आइटम डाला है, आप हजरात की खिदमत में पेश है रिकंसाइलिंग आइटम एग्जेम्प्ट इनकम। तो लिखें एग्जेम्प्ट इनकम नोट में रिकंसाइलिंग आइटम के तौर पे आया करेगा। एग्जेम्प्ट इनकम और डिडक्शन नॉट अलाउड, एग्जेम्प्ट इनकम और डिडक्शन नॉट अलाउड नोट में रिकंसाइलिंग आइटम के तौर पे आया करेगा। एग्जेम्प्ट इनकम और डिडक्शन नॉट अलाउड नोट में रिकंसाइलिंग आइटम के तौर पे आया करेगा। अच्छा, अब मसला ये होगा एग्जेम्प्ट इनकम को ऐड करना है या लेस रिकंसाइल करते हुए। जैसे अनप्रेजेंटेड अनक्रेडिटेड होते थे बीआरएस में, किसी को ऐड करते थे किसी को लेस करते थे, तो उसका जवाब तो आसान सा है बिल्कुल कि करंट टैक्स में एग्जेम्प्ट इनकम को क्या करें लेस, तो इधर भी क्या कर दें लेस। और ज्यादा लॉजिकल बात मैंने आपसे बाद में की थी, वो बात क्या की थी, 60 रुपए पे मैंने टैक्स देना है या 6 पे नहीं देना। अगर 60 पे टैक्स निकाल लिया है तो जिस 6 पे नहीं देना वो करके देखें। अब हमारी रिकॉन्सिलिएशन क्या कर रही है, मैच कर रही है। ओके, किनको ठीक है, इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू। वो अगर आपके जहन में कुछ आ रहा है तो क्लास के बाद मेरे से शेयर कर लो, मैं इसी तरह चलाऊंगा। अच्छा, अब बजाय के इस सवाल की जान लें, एक और सवाल करते हैं जो इसी जैसा है, ताकि जरा बस प्रैक्टिस हो जाए। आजकल फिर कोई नया कॉन्सेप्ट करेंगे, तो आज हम कोई कॉन्सेप्ट ऐड नहीं करेंगे। पेज 540, पेज 540। अच्छा, ये एक पास पेपर का सवाल है, लेकिन इसमें से मैंने एक दो एडजस्टमेंट्स उड़ाई हुई हैं ताकि जरा बेसिक लेवल की हमारी अभी रिवीजन हो जाए। फॉलोइंग आर द रेलेवेंट टैक्स फ्रॉम, अच्छा मेंटली प्रिपेयर हो जाएं। इस सवाल में भी करंट टैक्स की वर्किंग होगी, डेफर्ड टैक्स एज ऑन की वर्किंग होगी। इस सवाल के अंदर डेफर्ड टैक्स का टी अकाउंट बनेगा। बाकी कोई अकाउंट बनाने वाले तो सवाल हमें बताएगा। फॉलोइंग आर द रेलेवेंट टैक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ फ्लोर एंड टाइल लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 15। कोई भी ऐसी चीज जो नई आई ना फौरन मुझे रोक दीजिएगा। प्रॉफिट कितना है जी, शुक्र है 1 साल का सवाल है, 2 साल का नहीं है। प्रॉफिट 80। प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी, ओके, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है जी, ये क्या है, प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी फॉर द ईयर, प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी का अकाउंट अगर तुम्हें भूला हो तो मुझे याद है वो जरा जरा, प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी हम बनाएंगे। साल के शुरू में हमारा अंदाजा था, मिसाल दे रहा हूं, साल के शुरू में हमारा अंदाजा था कि रिटायरिंग एम्प्लॉइज को 100 रुपए देने पड़ेंगे। इस साल कुछ और एम्प्लॉइज ने नौकरी में ज्वाइन किया, अगला भी, अच्छा ठीक है, की वजह से इशू आ रहा है तो आगे पीछे बैठ जाइएगा, डायरेक्ट जहां आ रही हो वो वाला ऐसे नहीं चलेगा अभी। अच्छा, प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी कितना आ गया जी, ब्रॉट डाउन 100। हमारा अंदाजा क्या है कि 100 लेकर भागेंगे नहीं, मैं जूता उतार के भागूंगा इसका। अच्छा, एम्प्लॉइज अगर रिटायर होते हैं तो मुझे 100 रुपया देना पड़ेगा। प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी के बीडी का ये मतलब है। कुछ और एम्प्लॉइज ने ज्वाइन किया, कुछ और एम्प्लॉइज ने ज्वाइन किया, और ये मैंने बताया था लाइबिलिटी टाइप अकाउंट है। कुछ और एम्प्लॉइज ने ज्वाइन किया, हमने सोचा वो भी अगर रिटायर हो जाए तो उन्हें भी 30 रुपए देने पड़ेंगे, और कुछ छोड़ के चले गए, हमें जाने वाले को हमने पैसे दे दिए जो छोड़ के चले गए, और कुछ ने इंशाल्लाह अभी हमें छोड़ के जाना है। वो बैलेंसिंग कितना आ गया, 80। अच्छा, अगर आप कहें कि ये मुझे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से मिलता जुलता अकाउंट लग रहा है तो मुझे कोई इतना बड़ा एतराज नहीं होगा, ठीक है आप कह सकते हैं ये मिलता जुलता अकाउंट है, लेकिन ये लाइबिलिटी नेचर का अकाउंट है। अब कहीं नहीं, मुझे फिर भी मिलता जुलता लग रहा है क्योंकि उसमें भी बीडी इधर आता है, उसमें भी सीडी इधर आता है, तो मुझे इस बात पे एतराज नहीं। और अगर आप ये कि मुझे उससे मिलता जुलता अकाउंट लग रहा है क्योंकि उसमें बैडेड एक्सपेंस या P&L की फिगर जो है वो इधर नजर आती है, इसमें भी इधर नजर आती है, तो मुझे इस बात पे भी आपके कोई एतराज नहीं। और अगर आप मुझे ये कहें कि अकाउंटिंग वाले खर्चे में ये टैक्स वाले कहेंगे नहीं खर्चे में डाल, जैसे कि वहां बैडेड रिटर्न ऑफ आता था, तो मुझे आपकी इस बात पे भी
राज नहीं। तो अगर आप इसको प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी अकाउंट को प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जैसा कह सकते हैं तो वो आपकी मर्जी है। इसकी ट्रीटमेंट 100% सेम है, 100% सेम है। कैसे सेम है? कल बैड डेट एक्सपेंस को हमने उल्टाया था और रिटर्न ऑफ को माइनस किया था। आज इस 30 को उल्टाएंगे और 50 को माइनस करेंगे। कल हमने कैरिंग अमाउंट 80 ली थी अकाउंटिंग वालों की नजर में, और मैंने आपको बताया था ये अकाउंट बनता ही अकाउंटिंग वालों की नजर में है। कैरिंग अमाउंट 80 ली थी, लेकिन टैक्स वालों की नजर में पेबल्स एग्जिस्ट नहीं करते ग्रेचुटी के। टैक्स वाले अंदाजा नहीं लगाते कितने लोग छोड़ के जाएंगे, इसलिए इसकी टीबी आज भी 0 लेंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की कल टीबी 0 ली थी, आज इसकी टीबी भी 0 लेंगे। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से 100% ट्रीटमेंट मिलती जुलती है, लेकिन वो कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है और ये लायबिलिटी अकाउंट है। तो ये फिगर्स मैंने अपनी तरफ से अज्यूम की थी, जो सवाल में ढूंढ रहा था उसकी अजमत को सलाम। अच्छा, इसका नाम क्या रखा? इसका नाम क्या कहा था कल मैंने? एज ऑन। और इस बालू का नाम क्या रखा था? एज ऑन। और इसका ग्रेचुटी एक्सपेंस फॉर द ईयर या ग्रेचुटी फॉर द ईयर, और इसका ग्रेचुटी पेड फॉर द ईयर। इसके साथ पेड का लफ्ज लिखा होगा 50 के साथ, और 30 के साथ ग्रेचुटी का लफ्ज लिखा होगा फॉर द ईयर, या ग्रेचुटी एक्सपेंस का लफ्ज लिखा होगा। हो सकता है इसके साथ ग्रेचुटी फॉर द ईयर का लफ्ज भी लिख दे, लेकिन ग्रेचुटी पेड के साथ एग्जैक्ट पेड का लफ्ज आ रहा होगा। ये क्या चीज है? प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी फॉर द ईयर 12 नहीं, एज ऑन नहीं है, एज ऑन नहीं है, फॉर द ईयर है। ये इस 30 टाइप कोई चीज है। तो प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी फॉर द ईयर, जैसे कल था बैड डेट एक्सपेंस फॉर द ईयर। कैपिटल गेन इनकम एग्जाम्प्ट है, कल की तरह माइनस कर देंगे। पेनल्टी टू गवर्नमेंट ड्यू टू नॉन कंप्लायंस ऑफ एनवायरमेंटल लॉ, ये पहले दिन सवाल में की थी हमने। पेनल्टी के साथ लिख लें डिडक्शन नॉट अलाउड। और मुझे डर है कि जब एंड पे नोट बनना है ना, तो ये जो दो मैंने सबज में हाईलाइट किए हैं, इन्होंने फटा डालना है। ना सिर्फ एग्जाम्प्ट इनकम फटा डालेगी, क्योंकि ना इस पे हमने टैक्स जिंदगी में कभी देना है, ना इस साल देना है, और ये 1 रुपया ना इस साल माइनस करने देंगे टैक्स वाले, ना आइंदा कभी माइनस करने देंगे टैक्स वाले। लेकिन एक बार याद रखिएगा, अकाउंटिंग वालों ने इस 5 रुपए को इनकम में डाला है, अकाउंटिंग वालों ने इस 1 रुपए को खर्चे में डाला है, वो हम जरूर उल्टाएंगे। लेकिन टैक्स वाले इस 5 को इनकम में नहीं डालने देंगे, और इस 1 को खर्चे में ना इस साल ना डेफर करके आगे कभी। कल ओपनिंग बैलेंसेस सवाल के एंड पे दिए हुए थे, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, मुझे याद है वो ये बात कि ओपनिंग बैलेंसेस सवाल के एंड पे दिए हुए थे। आज ओपनिंग बैलेंसेस सवाल के स्टार्ट में दे दिए। ओपनिंग बैलेंस डीटीएल का शुक्र है हमें चाहिए, डीटीएल है ओपनिंग, डीटीए है ओपनिंग, डीटीएल है ओपनिंग, और प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी का भी ओपनिंग चाहिए। कल प्रोविजन फॉर डीडी का ओपनिंग दिया हुआ था, आज प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी का। ओए होए 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 होए, ओपनिंग बैलेंसेस होते ही एज ऑन है, ओपनिंग बैलेंसेस होते ही, माना कि यहां एज ऑन का लफ्ज कहीं नहीं लिखा हुआ, लेकिन ओपनिंग बैलेंस अपने अंदर ही एज ऑन का लफ्ज समोए हुए है। देखने वाली आंख होनी चाहिए। पॉइंट 2 बताएं क्या है? पॉइंट 2, यार ये पीपी का अकाउंट है, बनाना है तो बना लें, नहीं बनाना तो कोई जरूरत नहीं, बना बनाया अकाउंट है स्टेटमेंट फॉर्म में। ये बीडी है, अकाउंटिंग वालों की ओपनिंग बीवी है, ये अकाउंटिंग वालों की क्लोजिंग बीवी है। तो टैक्स वालों ने कहा हमारी भी तो बीवी है, ये टैक्स वालों की ओपनिंग बीवी हो गई और ये टैक्स वालों की क्लोजिंग बीवी हो गई। ठीक है, ये अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन है और ये भालू टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन है। एडिशंस की कॉस्ट दोनों की बराबर क्यों है? कैश में तो इख्तलाफ नहीं आता ना, पैसे देके एसेट खरीदा है। तो ये एसेट अकाउंट है जो हमने कल वर्किंग में बनाया था, आज इसको बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि बनी हुई चीज को क्या बनाना। ओके, लीज तो मैंने आपको करवा दिया था, लीज करवाया था, 100 रुपए के रेंटल थे, और मैंने कहा था इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को पता नहीं क्या ऐड करेंगे और रेंटल को लेस करेंगे, इस तरह की कोई वर्किंग करवाई थी आपको। तो ये लीज है। सवाल तो मुक गया, और क्या करेंगे इतना टाइम। चलें, एंड पे कोई टाइम बच गया तो गप्पे मार लेंगे। टेस्ट डिस्कस करने वाला कुछ भी नहीं है उसमें। ऑन 2 जनवरी 15 नहीं, कुछ भी नहीं है। अब मशीन चलो कर लेंगे। ऑन 2 जनवरी 15 मशीन कॉस्टिंग 120 मिलियन वाज एक्वायर्ड ऑन। बाबाजान हम लेसी हैं, लेस हो रहे हैं, एक्वायर्ड ऑन लीज, हम लेसी हैं। ये जो कॉस्ट या फेयर वैल्यू होती है ना, ये लेसी ने इग्नोर करनी होती है। इसकी जगह आप दीवाना वार कैलकुलेट करेंगे, नहीं बीवी नहीं, हर जगह पीवी, यहां पीवी कैलकुलेट करेंगे। बीवी का भी एडवांस वर्जन है। सम ऑफ द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इज एज फॉलोज। अच्छा, जिनको किसी को ऐसी बात बुरी लगती है ना, वो एक कान से सुन के दूसरी में निकाल दिया करें। कुछ असल में हंस भी लेते हैं इस वजह से, तो ये तो चलता रहता है हल्का फुल्का, हर बात किसी को अच्छी लगती भी नहीं, और कुछ लोग बहुत ही माइंड कर जाते हैं। छोड़ा पर कान से निकाल दिया करें। द लीज टर्म वाज 5 years एंड यूजफुल लाइफ इज 6 years। एनुअल रेंटल अमाउंटिंग टू ₹30 million आर पेएबल इन एडवांस। इंटरेस्ट रेट छुपा हुआ इन द लीज इज 12.59%। मुझे बता दें, लेसी जो है वो इम्प्लिसिट रेट यूज करेगा बिल्कुल, और अगर लेसी को इम्प्लिसिट रेट ना पता हो तो इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट यूज करेगा। कल मैंने वो लीज की समरी अपलोड कर दी है, कितने लोगों ने देख ली थी? ओके, तूने भी नहीं देखी?
जिसने करवाई थी अपलोड, यार खुदा होकर आपने कहना चाहिए था मुझे। अच्छा आप बता दें जी जरा सोच के कि 5वें साल के एंड पे ओनरशिप ट्रांसफर हो जानी है? क्या 5वें साल के एंड पे मुफ्त में एसेट मिल सकता है? क्या 5 को डिवाइड करें 6 से तो जवाब 75% से। ये जो ज्यादा और कम बोल रहे हैं, मैं दीवाना बना रहा था और आप बन गए भाई। ये है ही नहीं लेसर का सवाल, ये तो किसका सवाल है? लेसी का। अब वापस आ जाएं जरा दीवाने सारे। पहली बात बताएं, क्या ये लो वैल्यू एसेट है? नहीं, 120 मिलियन की मशीन कहां लो वैल्यू एसेट है? दूसरा सवाल मेरा, क्या ये शॉर्ट स्पेशल कहां से आ गया? नशा से है इसको। अच्छा, क्या ये शॉर्ट टर्म लीज है? क्या ये साल से कम है? नहीं। तो जब ये दोनों नहीं है तो ये सादा तरीके से ट्रीट होगी, तो इधर आरओयू भी बुक होगा और लीज लायबिलिटी भी बुक होगी। एक बहस इंपॉर्टेंट है, वो है डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन की बहस लेसी के लिए करने के लिए आपको याद होगा कि नॉर्मल तरीके में जो लेसी है वो डेप्रिशिएट करते हुए अपने से सवाल पूछता है। वो सवाल क्या पूछता है? अल्लाह आपके साथ वाले का भला करे। वो सवाल पूछता है लेसी, पेज नंबर 64 पे, अगर ओनरशिप ट्रांसफर होनी है तो फिर डेप्रिशिएट करना है यूजफुल लाइफ पे। अगर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होनी 5वें साल के एंड पे तो फिर शॉर्टर ऑफ लीज टर्म है। और मैंने ये भी लिखवाया था अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो एज्यूम करेंगे ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होनी। तो बताएं 5वें साल के एंड पे ओनरशिप ट्रांसफर होनी है? कुछ ऐसा लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ। इस वजह से आपकी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होनी, इट मींस के शॉर्टर ऑफ लीज टर्म एंड यूजफुल लाइफ। तो 5 साल पे डेप्रिशिएट करेगा, 6 साल पे डेप्रिशिएट करेगा, 5 साल पे डेप्रिशिएट करेगा। क्लियर? इसकी तो वर्किंग कर लेंगे, एलपी पीवी ऑफ एलपी में सूर्य जमाना वर्किंग। पॉइंट नंबर 4, द अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी पेड टू आउटगोइंग मेंबर्स वाज 10। किसको गले लगाएं? 10 को नहीं, पेड को। किसको? 10 तो हर सवाल में नहीं आएगा ना, पेड तो हर सवाल में आएगा, को अकल लगाया करें। तो ग्रेचुटी पेड कितनी है? 10। तो ये पेमेंट वाली फिगर भी आ गई, बीडी भी दिया हुआ था शायद, एक्सपेंस भी दिया हुआ है। ये एक्सपेंस कैसे है? इसके साथ फॉर द ये लिखा हुआ है भालू, तो ये एक्सपेंस है। ये एक्सपेंस भी आ गया, बीडी भी आ गया, सब कुछ आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। लाइन बकरे को ज़िबा कर। जो लोग बड़ी ईद के करीब ये लेक्चर ले रहे हैं वो निहायत ही बड़े और अजीम इंसान हैं। वालदा ने कहा मैं बर्तन धो रही हूं बेटा, आप रेस्ट करें। जी अम्मी। इधर आओ, ये देखो। अब अगर अम्मी ऐसा कह दें तो जवाब तो नहीं दोगे ना? और अगर बेगम कहते बर्तन धोने का? ओके, वर्किंग 1, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हाथ बटाते थे। वैसे आजकल शोहर साहब जो है वो कुर्सी पे चढ़ के बैठे होते हैं, आराम से ऑर्डर पास कर रहे होते हैं। अल्लाह ही हिदायत दे। करंट टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स बोलें जी, ये छोटी छोटी बातें हैं जिंदगी में ना कभी हेल्प करेंगी, इनको नोट करते रहा कर। तू समझ रहा होता है मैं मजाक कर रहा हूं, ये अभी तो उस फेज में नहीं आया ना, इस वजह से तो इनको इजी ले रहा है। तो फिर तुझे आर्टिकल्स में किसी ने बतानी भी नहीं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो यही मौका है, थोड़ा सा इसको वेल कर लो जी। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 80 मिलियन। रुपीज इन मिलियन। वो बंदा आइडेंटिफाई करके दें जिसने पहला सफा खाली छोड़े बगैर वर्किंग वन शुरू कर दिया। पहला सफा तो सवाल की रिक्वायरमेंट के लिए छोड़ दिया ना, जो नोट बनाने हैं वो। वेल डन। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये पहला सफा छोड़ा हुआ है 80। प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी फॉर द ईयर कितनी होगी जी? 12। इसका ना मैं साथ आपको जरा अकाउंट बना के दे देता हूं ताकि जरा अभी बात खत्म हो जाए साथ ही। कंट्रोल एन, बल्कि जी मोहतरम, वर्किंग नंबर 2 कौन सा अकाउंट? प्रोविजन फॉर
ग्रेचुटी। जी भाईजान, व्हाट इज प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी फॉर द ईयर? 12। नहीं तो तरतीब से चलें, सवाल में जिस तरह आ रहा है। 12 ये आ गया। ये मैं ना स्काई ब्लू हाइलाइटर यूज कर रहा हूं, वो देखते रहिएगा। जी चलें, छोड़ें, अभी वो यूज नहीं हो पा रहा। प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी फॉर द ईयर बोलें कितनी है? 12। ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी 15 मिलियन, ब्रॉट डाउन 15.4। ग्रेचुटी पेड ड्यूरिंग द ईयर इज 10 मिलियन। कैश कितना पे हुआ? 10। कैरी डाउन 17। अब मुझे बता दें, क्या रिकॉर्ड करके क्या उल्टाऊं, क्या उल्टाना है और क्या रिकॉर्ड करना है? IFRS वालों ने इसको खर्चे में डाला है, टैक्स वाले कहेंगे भाईजान इसको खर्चे में डालो। ये मेरी करंट टैक्स की डिस्कशन हो रही है, डेफर टैक्स की। डेफर टैक्स में मैं 17 को लिफ्ट कराऊंगा, लेकिन अभी लिफ्ट ना कराएं, ज्यादा फ्री हो जाएगा। तो खर्चे को उल्टा दें और पेमेंट को रिकॉर्ड कर दें। एड लेस ग्रेचुटी एक्सपेंस 12 और ग्रेचुटी पेड, बस अंदाजे को उल्टा दिया, पेमेंट को लेस कर दिया। लेकिन ये अजीब सा फर्क है। ओके, वापस आ जाएं। एग्जाम्प्ट इनकम कितनी है? 5। इनकम को अकाउंटिंग वालों ने ऐड किया होगा, इसको क्या कर दें? लेस कर दें। किस मार्कर से? ब्लू से। ब्लू मार्कर से इसलिए कि इसने एंड में जाके फड्डा नहीं फड्डे डालने हैं। कैपिटल गेन इनकम, टाइम में से जाया हो रहा है आज, चलें खैर रिवीजन हो जाएगी। एग्जाम्प्ट इनकम कितनी जी? 5। इनकम को उल्टा दिया, ये कभी इनकम में ऐड नहीं होगा, नेवर टैक्सेबल। इसलिए कोई डेफर टैक्स का सोचना ही नहीं इस पे, कभी भी टैक्स ना आज टैक्स देना, ना आइंदा कभी टैक्स देना। पेनल्टी टू गवर्नमेंट, पेनल्टी प्रॉफिट्स तक पहुंचते हुए खर्चा होने की वजह से क्या हो चुकी होगी? याद रखिएगा, पीबीटी से ऊपर भी एक कहानी होती है, सेल वगैरह और खर्चे वगैरह आए होते हैं। तो पीबीटी तक पहुंचते हुए खर्चा क्या हो गया होगा? लेस। खर्चे को क्या कर दें? ऐड कर दें। लेकिन ये खर्चा भी नेवर अलाउड टाइप चीज है, तो इसलिए इसने भी एंड पे फड्डा डालना है। ग्रेचुटी में तो ये होता है ना, अभी माइनस ना कर लो, पेमेंट में माइनस कर देना। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में ये होता है, अभी माइनस ना करो, जब लेके भागेगा माइनस कर देना। डेप्रिसिएशन में ये होता है, इस तरह डेप्रिसिएट ना करो, उस तरह डेप्रिसिएट कर लो। लेकिन पेनल्टी में तो ये हो रहा है, अभी भी खर्चा नहीं है, कभी भी खर्चा नहीं है, अभी भी खर्चा नहीं है, कभी भी खर्चा, अभी भी खर्चा नहीं है, कभी भी खर्चा नहीं है। 1, इतनी मेहनत के बाद 1 लिखवाना आपने मुझे? अच्छा ठीक है। तो दिस डिडक्शन इज नेवर अलाउड भालू। जी, किनके वाली डेप्रिसिएशन उल्टा दें और किनके वाली डेप्रिसिएशन डाल दें? अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन उल्टा दें और टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर दें। अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन उल्टाएं और टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करें। ये इजी मार्क्स। ओके, अच्छा ये लीज में क्या करना था? अगले सफे पे दिया हुआ है, कमाल है यार। लीज अगले सफे पे नजर भी आ रहा है आपको, बल्कि अगले सफे पे हमने रिवाइज कर लेते हैं लीज में क्या करना था। लीज में मैंने आपको कहा था अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट उल्टाना है और रेंटल माइनस करना है। याद आ रहा है? अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट उल्टाना है और रेंटल क्या करना है? माइनस करना है। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट आपको निकालना आता है, उसके लिए कैलकुलेशंस करना शुरू करते हैं। वर्किंग नंबर कौन सी? 3। वर्किंग नंबर 3 एलपी बोलें।
वक्त खत्म हुआ, घंटी बज गई, सॉरी। 30 कितने साल की लीज है? 5 साल की लीज है। अबे तुझे लीज भूला हुआ रे, साथ वाले को कहें। 30 into 5 कितना हो गया? 150। अब निकालें पीवी ऑफ एलपी। 30 जमा 30 इंटू 1 माइनस 1.12 रेज टू पावर 125 रेज टू पावर माइनस 4, क्योंकि कितने 30 बचे? 4 30 बचे। पीवी बता दें। इत्तफाकन फेयर वैल्यू के बराबर आ गई है, लेकिन इसकी कोई टेंशन नहीं लेनी आपने। अब क्या शुरू करें? अमोर्टाइजेशन शेड्यूल, डेट, इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल साहब, इंटरेस्ट बाजी और बैलेंस बुजुर्ग। चलें जी, 1 जनवरी 2015। पीवी आती है, यहां बीवी आती है, जल्दी बताएं। यहां पीवी आएगी, बीवी आएगी? पीवी आएगी। 120। 1 जनवरी 15। भाई लेक्चर 33 ले लिया तूने बालू? रिवाइज कर ली एक दफा। अच्छा, 1 जनवरी 15 बोलें जी। इंस्टॉलमेंट 30, प्रिंसिपल 30, इंटरेस्ट 0। शायद आपको याद हो कि ना याद हो, मुझे याद है कि 0 दिन का इंटरेस्ट नहीं होता। इंटरेस्ट 0, सारा का सारा प्रिंसिपल। कैलकुलेटर पे 120 माइनस 30, 90 जबानी भी आ गया। डन। आगे क्या करें? 1 जनवरी 16। 1 जनवरी 16 को अगली किस्त पे करें 30 की। 90 ज़रब 12.59 11 पॉइंट। अच्छा, सोल्यूशन में जाके देखें 11 है या 11.33 है, ताकि सोल्यूशन से जरा हमारा कंसिस्टेंट हो जाए। 11 में भी कोई मसला नहीं, 11.33 में भी कोई मसला नहीं, 11.3 में भी कोई मसला नहीं, जैसे मर्जी आप पेपर में लिख के आए। सोल्यूशन नहीं है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आप ऊपर देखें 11। अच्छा, सवाल में कहीं पॉइंट्स हैं? मैं जरा देख लूं, कहीं और पॉइंट्स हैं सवाल में? हैं 283.5, 5.30 और हैं पॉइंट्स। मैं भी पॉइंट्स ले लेता हूं। 11.3 कर लें, चलें 3 कर लें, खैर है। 18.67 ही होगा, फिर 18.7 आएगा। 71.3। अगले सालों का आप लोग शेड्यूल बना लें शौक पूरा करने के लिए, जिनको चस्का है 0 लाने का, तो वो क्लास के बाद जाके फिर ये काम करें। कम से कम मेरे पास तो टाइम नहीं, मेरा जो डाटा है वो हो गया सारा। टेस्ट चेक करते हुए अगर किसी टीए ने ये लिख दिया था कि शेड्यूल पूरा बनाना है, मेरा नहीं ख्याल लिखा होगा, लिख दिया था तो माजरत मेरी तरफ से। अच्छा भाई, अब मोहतरम अगला काम हमने क्या करना है? अगला काम हमने ये करना है कि जरा सोचना है कि अकाउंटिंग वालों के P&L में क्या जाएगा। ये मैं सिर्फ आपके समझने के लिए P&L बना रहा हूं, ये पेपर में बनाने नहीं बैठ जाना उधर। पेपर 31/12/15 अकाउंटिंग वाले 31/12/15 में इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना डालेंगे और डेप्रिसिएशन कितनी डालेंगे? आपको पता है 31/12 क्या? अच्छा मुझे ये बता दें, ये कितने अरसे का इंटरेस्ट है? ये 11.3। 1 साल का? कब से कब तक का? आपको मैंने बारहा बताया हुआ है, कई दफा बताया हुआ है कि ये इंटरेस्ट होता है इस अरसे का। तो इसके दरमियान जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, नवंबर, दिसंबर किस कैलेंडर वाले आ रहे हैं? 15 के कैलेंडर वाले आ रहे हैं। तो ये 15 का इंटरेस्ट 16 के पहले दिन पे हो रहा है, तो खर्चा किस साल का है? 15 का। तो 15 के साल का इंटरेस्ट 11.3। डेप्रिसिएशन 120 डिवाइडेड बाय 5 साल 24। ये P&L अकाउंटिंग वालों का मैंने बनाया है सिर्फ आपको तंग करने के लिए, छेड़ने के लिए। ये सवाल की रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है। अब आप मुझे बता दें 15 के साल में टैक्स वाले क्या माइनस करने देंगे? 15 में पे की गई इंस्टॉलमेंट, क्योंकि टैक्स वाले पेमेंट बेस पे चलते हैं, उनको एक रूल नहीं आती। टैक्स वाले कहेंगे यार ये सारी अकाउंटिंग को पकड़ो और पकड़ के उल्टा दो। ये दोनों खर्चे हैं, ये दोनों खर्चे हैं, खर्चों को उल्टाएंगे और 15 की जितनी भी किस्तें हैं, 15 में जितनी भी किस्तें पे हो रही हैं, चाहे डाउन पेमेंट ही क्यों ना हो, चाहे रेंटल ही क्यों ना हो, चाहे 2 दफा रेंटल पे हो रहा हो, सेमी एनुअल का सवाल हो, 15 की किस्तों को सर्कल लगवाएं। मुझे ये याद है कि जिस वक्त मैंने वो बनवाया था आपको, तो मैंने कहा था जब टैक्स वालों की नजर से सोचना है आपने, तो टैक्स वालों की नजर से आपने जो है वो ऐसे सोचना है कि टैक्स वाले प्रिंसिपल इंटरेस्ट बैलेंस के चक्कर में नहीं पड़ते, और वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं 15 के साल की पेमेंट बताओ कितनी है, सिर्फ वो कितनी है, और उनको कोई एक्रूअल अकाउंटिंग में नहीं आती और किसी चक्कर में नहीं पड़ते। बस 15 के कैलेंडर में जितने पैसे आपकी जेब से गए, पैसे जाने को कहते हैं खोया।
खोया। पैसे जाने को क्या कहते हैं? कितना खोया, खोता नहीं, कितना खोया आपने? 30। इसको खर्चे के तौर पे मैं बुक करूंगा और इन दोनों को उल्टा दूंगा। एसेट ओन्ड भी होते हैं और लीज भी होते हैं। ओन्ड में क्या उल्टाते हैं? अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन। और क्या रिकॉर्ड करते हैं? टैक्स डेप्रिसिएशन। और लीज एसेट में जो P&L में गया वो उल्टा देने। अकाउंटिंग वाले P&L में क्या लेके जाते हैं? इंटरेस्ट एक्सपेंस और डेप्रिसिएशन। ये मैंने डैश लगाया, माइनस नहीं लगाया। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेप्रिसिएशन उल्टाते हैं। और रिकॉर्ड क्या करते हैं? असल में टैक्स वाले ना मानते ही नहीं कि लीज एसेट एसेट भी है या नहीं। टैक्स वाले समझते हैं कि लीज क्या है? सिर्फ बोले 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 रेंट एग्रीमेंट है। तो टैक्स वाले इसको सिर्फ रेंट एग्रीमेंट समझते हैं, इसलिए दोनों की ट्रीटमेंट डिफरेंट है। और दोनों की ट्रीटमेंट लकीली आज के सवाल में आ गई है। थोड़ी देर पहले मैंने आपके सामने अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को उल्टा के माइनस क्या किया? टैक्स डेप्रिसिएशन। अब मैं क्या उल्टाने लगाऊं? इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन। कौन सा वाला? जो अगर P&L बनता तो उसमें जो जाता। P&L बनाना हमने लीज में सीखा हुआ है, वो यहां रिवाइज नहीं कर सकते हम। जो P&L में जाता वो उल्टा दें, और रेंट जो एक्चुअली पे हुआ 15 के कैलेंडर में उसे क्या कर दें? रिकॉर्ड कर दें। अब बता दें इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन कितनी है जो उल्टानी है? डेप्रिसिएशन लीज्ड वालों की उल्टाएं और लीज वालों का इंटरेस्ट एक्सपेंस भी उल्टाएं। 11 पॉइंट। और मैंने आपको कहा है ये वर्किंग नंबर कौन सी है? मोनेटाइजेशन शेड्यूल कहां है? वर्किंग 3 है ना मोनेटाइजेशन शेड्यूल। और ये 24 आप पेपर में निकाल दीजिएगा, आपको कहीं और निकालने की जरूरत नहीं, यही निकाल दीजिएगा। 120 डिवाइडेड बाय 5। इन दोनों को उल्टा दिया। उल्टा के क्या माइनस करूं? रेंटल। कितना? तो जो मैं कहना चाह रहा था वो जरा देखें। ये कौन से एसेट्स हैं? ये कौन से एसेट्स हैं? ओन्ड। और ये कौन से हैं? लीज। लीज में अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट उल्टाएंगे P&L में जो गई हुई है, और रेंटल को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। यहीं रखो कैमरा। हाँ जी, वो तो बैलेंस शीट में आएगा ना। अभी बैलेंस शीट की मैं बात करूंगा जब डेफर्ड टैक्स की वर्किंग खुलेगी। मैं सिर्फ ये P&L में आप बता दो इंटरेस्ट एक्सपेंस जाने, पेड है या पेएबल को छोड़ो। अभी इंटरेस्ट एक्सपेंस जाने P&L में। हाँ, P&L में जा चुका है, बिल्कुल जा चुका है। अकाउंटिंग वाली सारी फिगर्स प्रॉफिट तक पहुंचते हुए रिकॉर्ड हो चुकी होती है, हमने सिर्फ उनको उल्टाना होता है। चलो जी इधर ले आओ, ये किसी ने नोट करना है तो। ओके, देखें जी, अब मेरा आपसे आखिरी सवाल है, 15 में रेंट कितना पे हुआ? मैं 16 वाला तो उठाया ही नहीं। 15 में रेंट कितना पे हुआ है? 30। बस वो मैंने 16 में कितना माइनस होगा? नीचे वाला 30। P&L कैसे बनाने हैं? जैसे पहले बनाते थे। बस P&L कैसे बनाने? जैसे पहले बनाते थे। P&L वाली फिगर्स को उल्टा देना है, और रेंटल पेड कहां से ढूंढने? अब अकल लगानी बंद। 15 के कैलेंडर में जो पैसे जेब से गए वो बता दें कितने? 50। बस ओके। अब आप मुझे ये बता दें, सवाल में कोई एडजस्टमेंट रह तो नहीं गई? नहीं, सारी हो गई है। द अमाउंट ऑफ ग्रेजुएटी पेड एप्लीकेबल टैक्स वेले यार आज तो। अब हमने क्या निकालना है? वर्किंग 1 में ये कर लेते हैं, फिर उसके बाद डेफर्ड टैक्स एज ऑन टाइप वाली वर्किंग कर लेंगे, और इन द एंड फिर डेफर्ड टैक्स का टी बना लेंगे। जी 53। साल कौन सा है? 2015 का साल है। अच्छा मुझे ये बताएं, लेस ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस 2014 का कितना है? चलो कम से कम याद आ गया कि अगर आता 14 का लॉस तो यहां पे माइनस होता।
इसका नाम नहीं, टैक्सेबल इनकम नहीं, टैक्सेबल इनकम लगता है आप लोगों ने टैक्स पढ़ा हुआ है, टैक्सेबल इनकम नहीं, टैक्सेबल प्रॉफिट। और अब इसके ऊपर टैक्स निकालते हैं एट द रेट ऑफ 17.1, एंट्री 17.1 की, सीटी डेबिट सीटीपी क्रेडिट। तो ये पहली IAS 12 की एंट्री हुई, करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट, करंट टैक्स पेबल क्रेडिट। कट बॉल पॉइंट मुझे। अच्छा जी, वर्किंग नंबर 4, एक वर्किंग करनी है DTL की या 2 वर्किंग करनी है? सवाल 1 साल का 2 साल का है? 1 साल का। आप कितनी देर के लिए बाहर तशरीफ लेके गए थे? 1 मिनट के लिए। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी स्लैश एसेट एज ऑन 31/12/15। एक मेरे ख्याल से, पता नहीं लायबिलिटी भी हो सकता है एसेट भी हो सकता है, एक मेरे ख्याल से अब्दुल्ला नाम के स्टूडेंट है ऑनलाइन में, और माशाल्लाह मैं इनको अप्रिशिएट करता हूं कि टेस्ट के अंदर ये बताते हैं ये चीज़ इस तरह है, इस तरह मैंने की थी तो इसका ये मतलब है, तो ये ऐसे चेक होनी चाहिए थी, तो यहाँ पे मार्क्स ऐसे क्यों कटे, और ये तो ये टेस्ट देते हैं तो फिर डिस्कशन होती है ना, तो टेस्ट दे ही ना जो शहजादा, तो उसको क्या पता कि इसमें क्या हो रहा है और दुनिया। अच्छा जी, वर्किंग 4, मुस्कुरा के देख लें साथ वाले को, फिर हम आगे चलते हैं। शायद के साथ वाले के दिल में उतर जाए आपकी आंखों का इशारा। अच्छा जी, डिफरेंस और टैक्स एट द रेट ऑफ 32%। चलें जी, शुरू से पकड़ें और बता दें सवाल क्या क्या चीजें हैं। भाईजान पीपी होगा सवाल में, पीपी होगा आइए 16 वाला। अच्छा, इसके बाद मुझे बताएं सवाल के अंदर प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी होगा। अच्छा, और सवाल के अंदर जो है वो ROU लीज लायबिलिटी और इंटरेस्ट पेएबल होगा या ROU और लीज लायबिलिटी होगी? ROU और लीज लायबिलिटी होगी या ROU लीज लायबिलिटी और इंटरेस्ट पेएबल भी होगा? बैलेंस शीट सोचें यार, ये कुछ भी नहीं है। आप अगर जिंदगी में अकेले बैठ के सोचें तो यहां तक ये अकाउंटिंग वालों की बैलेंस शीट होती है। इधर ना देखें, अंदर अंदर देखें दोनों हाथों के, ये अकाउंटिंग वालों की बैलेंस शीट है। पीपी, ROU, लीज लायबिलिटी, इंटरेस्ट पेएबल, प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, बला बला, तो ये अकाउंटिंग वालों की क्या बनती है? तो ये अकाउंटिंग वालों की बैलेंस शीट है, कुछ भी नहीं है, इट इज नथिंग एल्स। एंड ये टैक्स वालों की बैलेंस शीट। इधर P&L की चीजें आती हैं, देखें ये बात बार बार घर में कोई नहीं बताएगा, ये इधर P&L की चीजें आती हैं, इधर किसकी चीजें आती हैं? इधर अकाउंटिंग वालों की, इधर टैक्स वालों की। इस बीबी और इस बीबी में कभी कभी डिफरेंस आ जाता है। ओके, अब मुझे बता दें जी, पीपी ओन्ड, ROU वाले नहीं, ओन्ड। आज बीवियां गिवन है, वी आर वेरी लकी। 300.3 और 238.80, 300.238.8। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी, इसका कैरी डाउन देखना पड़ेगा जाके टी अकाउंट में। जी, प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी का कैरी डाउन 17। प्रोविजन अकाउंट एग्जिस्ट नहीं करते टैक्स वालों की नजर में। हमारे सिलेबस में 3 प्रोविजन अकाउंट IAS 12 में टेस्ट होते हैं, बल्कि एक और भी होगा शायद। 3 अकाउंट टेस्ट होते हैं। एक होता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये कॉन्ट्रा एसेट नेचर का अकाउंट है। एक होता है एम्प्लॉय छोड़ के जाने के वक्त हम लायबल फील करेंगे उसे, इसको प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी का अकाउंट कहेंगे। और एक होगा प्रोविजन फॉर वारंटी का अकाउंट, कि हम मोबाइल बेच देंगे और हमें लग रहा होगा कि कुछ लोग मोबाइल सही करवाने आएंगे, लेकिन पता नहीं होगा एग्जैक्ट कितने सही करवाने आएंगे। तो ये 3 लायबिलिटीज, बल्कि 2 लायबिलिटीज हैं, प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी और प्रोविजन फॉर वारंटी, और एक जो है वो कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है। तो हम लायबल फील कर रहे हैं कि 17 देने पड़ेंगे, लेकिन टैक्स वाले कह रहे हैं इट इज डिडक्टेबल व्हेन एवर पेड। तो क्या ये 17 कभी भी छोड़ के जाएंगे तो टैक्स वाले तब खर्चा माइनस करने देंगे? तो फिलहाल बताएं टैक्स वालों की नजर में प्रोविजन का अकाउंट एग्जिस्ट करते हैं? तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी एंड प्रोविजन फॉर वारंटी विल ऑलवेज हैव अ टैक्स बेस ऑफ 0। इनको कभी भी टीबी नहीं होगा, विल ऑलवेज हैव अ टैक्स बेस ऑफ 0। ये जरा सफे के ऊपर लिखने में जो 2 लाइनें लगी होती है ना, उसके ऊपर जो जगह होती है जहां अपना नाम लिखते हैं खूबसूरत करके, वहां लिख लें प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एंड प्रोविजन फॉर वारंटी विल ऑलवेज हैव अ टीबी ऑफ 0। ये टैक्स वालों की बैलेंस शीट में नहीं जाते।
ये हमेशा रूल सेम होगा, इसलिए मैंने ऑलवेज लिखवाया। सही कह ना तूने तो आपको जो बात समझ आई आपने बताई, मैंने आपको कंफर्म कर दी क्योंकि मेरा आपका थोड़ा सा चलता है मजाक। प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी। अच्छा ये सवाल आप कभी ना पूछा करें, अभी और भी क्लासों में बच्चे पूछने लगे हैं पेपर में कैसे करना है। पेपर में भी इसी तरह करनी है वर्किंग्स, यानी पेपरों के लिए अलग क्लास नहीं होनी। प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी, हाँ बस ये कर दीजिएगा, इसको UITY भी लिख दीजिएगा पेपर में, और इसको कैरिंग अमाउंट लिखिएगा, इसे टैक्स बेस लिखिएगा, पूरा लिखिएगा, पूरा 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 पूरा। अच्छा जी वर्किंग ये नहीं, इसको कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस पूरा लिखिएगा। अच्छा अब मुझे ये बता दें कि तीसरी चीज क्या है, राइट ऑफ यूज और लीज लायबिलिटी। क्या कभी क्लास में हमने लीज में 31/12/15 पे खड़े होकर बैलेंस शीट बनाने की कोशिश की है लीज के सवाल में, एडवांस वालों सवालों में? तो ये सवाल मेरे ख्याल से लीज की तीसरी या दूसरी क्लास में हो गया था। पहली क्लास में एरिया वाला सवाल किया था, दूसरी में भी एरिया वाला, तीसरी में जाके हमने एडवांस वाले सवाल शुरू कर दिए थे। तो लीज का अगर लेक्चर 3 या 4 आप तो मुझे पहले ना अकाउंटिंग वालों की बैलेंस शीट बनवा दें। टैक्स वालों की बैलेंस शीट की डिस्कशन मैं आपसे बाद में करूंगा क्योंकि वो तो IAS 12 के एतबार से डिस्कशन होगी। फिलहाल मुझे अपना यहां पे IFRS 16 का कॉन्सेप्ट करवा दें। ROU और लीज, यार इसको करंट नॉन करंट में अलग अलग नहीं करेंगे, बस दोनों जमा, करंट जमा नॉन करंट। हम कौन सी बैलेंस शीट प्रॉपर बना रहे हैं? तो हम तो बैलेंस शीट जैसी फिगर्स ढूंढना चाह रहे हैं, तो करंट नॉन करंट के चक्कर में नहीं डालना आपने, करंट नॉन करंट के चक्कर में नहीं पड़ना। और साथ क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट पेएबल। चलें जी, अब आप मुझे बताएं कैरिंग अमाउंट। अभी 1 साल हुए लीज पे लिए, इसलिए डेप्रिशिएट 1 साल होगा। डेप्रिसिएशन कितनी है? 24 और कॉस्ट 120। 120 माइनस 96, ये ROU आ गया एज ऑन 31/12/15 की बैलेंस शीट में। लीज लायबिलिटी, करंट नॉन करंट की बाइफरकेशन करवा देता हूं मैं, लेकिन उन दोनों को मैं जमा करके इकट्ठे ही लिखवा दूंगा। बैलेंस शीट बनाने के लिए हमारे साल की पेमेंट, भाईजान एक तजर्बा हुआ है मेरा पास का, उसकी वजह से ऐसा करने लगा हूं। अच्छा आप एक चीज सोचने लगे थे, आपने सही सोची है वो। अच्छा बैलेंस शीट बनाने के लिए हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। बैलेंस शीट बनाने के लिए हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगाए, 2-3 बंदे इधर आए, लाइन लगवाएं जरा। बैलेंस शीट बनाने के लिए हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। लग गई, ये क्या है? करंट, और ये मुझे पता है इनका टोटल 90 ही आता है, मुझे पता है इनका टोटल 90 आता है। लेकिन क्लास के अंदर एक मोहतरम पठान भाई थे एक दफा, और बड़े अच्छे और लाइक बच्चे थे, उन्होंने पास भी कर लिया। तो उन्होंने ये कहा, मैं पहले कहता था ये लाइन के ऊपर वाला 90 उठा लो, तो उन्होंने ये कहा कि भाईजान आप लीज के अंदर आप बता रहा होता है कि हम जो है वो नीचे वाली फिगरें उठाएगा, और IAS 12 में आप बता रहे ऊपर वाली फिगरें उठाएगा। आप एक बात करो, या नीचे वाला उठाओ या ऊपर वाली फिगरें। अब आप मुझे बता दें, तो इसलिए फिर तब जब से उन भाई ने ये सवाल पूछे तब से मैं 90 को लिफ्ट नहीं कराता, जिस तरह IFRS 16 पढ़ा हुआ है उसी पे रहता हूं। करंट पोर्शन कितने और नॉन करंट, इन दोनों को जमा करके लीज लायबिलिटी निकाल लें। 18.71 पॉइंट, ये करंट पोर्शन हो गया, ये टोटल 90। ओके अब बता दें जी, इंटरेस्ट पेएबल नहीं आएगा अगर 31/12/15 को किस्त पे हो जाए, लेकिन 31/12/15 को किस्त पे नहीं हुई, किस्त अगले साल पे हो रही है। तो क्या इंटरेस्ट पेएबल के लिए लाइन की जरूरत है? नहीं। इंटरेस्ट पेएबल के लिए हमने कहा था ऐसा सोचा करेंगे कि 31/12/15 पे खड़े होके 31/12/15 का इंटरेस्ट पे हो गया या अगले साल पे हुआ। ये बिल्कुल उसी तरह है, दिसंबर का बिल 5-6 जनवरी को जाके आप अपने कदमों पे जमा करवाएं, तो इसी बुनियाद पर दिसंबर 15 तक का इंटरेस्ट दिसंबर 15 की बजाय अगले साल पे हुआ, इसलिए हमारे साल के एंड पे ये क्या है? पेएबल। कितना? 11.3। डन। ये तो सारा लीज का पड़ा हुआ था। टैक्स वालों की बैलेंस शीट में ये तीनों चीजें नहीं जाती। अगर आपके पास थोड़ा सा वेला टाइम है, को 5-7 मिनट, तो इसकी लॉजिक डिस्कस कर लेते हैं। वैसे टाइम ही जाया होना है, लेकिन कोई नहीं, कर लेते हैं। टैक्स वाले बैलेंस शीट में ये तीनों चीजें नहीं जाती, क्योंकि टैक्स वाले एसेट को एसेट नहीं मानते, लायबिलिटी को लायबिलिटी नहीं मानते, बल्कि लीज को लीज ही नहीं मानते। टैक्स वाले कहते हैं ये रेंट एग्रीमेंट है। अकाउंटिंग वाले आपको पता है दीवाने होते हैं,
बात की तह तक चले जाते हैं। अकाउंटिंग वाले बात की तह तक जाते हैं। अकाउंटिंग वाले कहते हैं यकम जनवरी 15 को, टाइम जाया कर रहा हूं, अकाउंटिंग वाले कहते हैं यकम जनवरी 15 को पीवी कितनी थी 120, आरओयू डेबिट, लीज लाइबिलिटी क्रेडिट, लीज लाइबिलिटी डेबिट और कैश क्रेडिट कितने से 30 से, और 31/12/15 को इंटरेस्ट पे नहीं करना, बुक करना है, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पे 11.3, और 31/12/15 को डिप्रीसिएशन डेबिट, अकमुलेटेड डिप्रीसिएशन क्रेडिट कितने से 24 से। ये किनकी सोच है? ये किनकी सोच है? अकाउंटिंग वालों की। ये किनकी सोच है? अकाउंटिंग वालों की। ये किताब इधर फिरते रहेंगे, आप पेपर में एंट्रीज बाहर आती रहेंगी। ये किनकी सोच है? अकाउंटिंग वालों की। टैक्स वालों ने आके इनको मारी घूरी, और घूरी मार के कहा बताओ क्या पे किया। अकाउंटिंग वालों ने कहा पे किया हमने 30। तो टैक्स वालों ने कहा बड़ा हम तो एंट्री करेगा, रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, तूने जो करना है कर जा। ये किसने एंट्री की? टैक्स वालों ने। तो टैक्स वालों की जर्नल एंट्रीज तो आपके सिलेबस में नहीं है, ये तो सिर्फ सोच है एक। टैक्स वाले ने क्या एंट्री करो बस, रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। हमने थोड़ी देर के लिए कहा, हमने कहा असी पागल, हमने इधर आके कहा असी पागल तुसी लुट मचाई दी है, असी दीवाना हो गए एंट्रियां कर करके, शेड्यूल बना बनू के। तुसी पूछा यू पीपल आस्क्ड हाउ मच यू पेड, वी सेड वी पेड 30, सो यू पीपल सेड पोस्ट इट इन रेंट अकाउंट, वी सेड वी आर मैड देन, हम पागल हैं। तो बहरहाल इस एंट्री से मुझे राइट ऑफ यूज की वैल्यू ढूंढ के दें। 0 यहां लिख दिया मैंने 0। ये सारी एंट्रीज करने के बाद लीज लाइबिलिटी का बैलेंस बताएं कितना आ रहा है? 0। ये सारी एंट्रीज करने के बाद इंटरेस्ट पेएबल का बैलेंस कितना आ रहा है? आज उतरेगा जूता। इंटरेस्ट पेएबल अकाउंट नहीं खोला, इंटरेस्ट पेएबल कितना आ रहा है? 0। तो ये वजह है कि टैक्स वाले आरओयू और लीज लाइबिलिटी और इंटरेस्ट पेएबल अकाउंट ही नहीं खोलते, बल्कि लेकिन इन द एंड ना सारे सालों के एंड पे जितना टैक्स वालों ने खर्चे में डाला होता है, मैंने आपको साबित किया था एक दिन, उतना ही अकाउंटिंग वाले भी खर्चे में डाल देते हैं। वो ओवर द इयर्स इनका डिफरेंस मैच हो जाता है। तो इसलिए बड़ा बड़ा करके आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके साथ वाले की किताब पर एक पेज बना हुआ है। हो ये ठंडी आहें ना भरा करें। अच्छा, पेज नंबर 271, पेज 271। लेसी में कैसे कैसे चीजों को लेके चलना है। इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन क्या कर देनी है, और रेंटल पेड लेस, तो क्या आ जाएंगे? ये करंट टैक्स की वर्किंग है। डेफर्ड टैक्स में क्या करना है? आरओयू आएगा, पेज नंबर मैं तो आ देता हूं 271, 271 आरओयू आएगा, लीज लाइबिलिटी आएगी, इंटरेस्ट पेएबल और टीबी इनकी, और आपके लिए इनको सर्कल लगा के लिख लो हमेशा। अच्छा जी, तो हमेशा टैक्स बेस कितनी आएगी? तीनों की बोले हैं 0 आएगा। अच्छा, मुझे याद आया हम पे सवाल कर रहे थे, ये वाला था, तो वापस आ जाएं इसमें। अच्छा जी, आज मैं सबसे पहले तो पसंद करूंगा रट्टा। सबसे पहले रट्टा पसंद करेंगे और डिसाइड कर लेते हैं ये टीटीडीज हैं या डीटीडीज हैं। फिर उसके बाद 5-10 मिनट लगा लेंगे, लॉजिक्स भी डिस्कस कर लेंगे। ये एसेट अकाउंट है, एक्सेलेंट। ये लाइबिलिटी अकाउंट है, एक्सेलेंट, अपने आप को कह रहा हूं। ये एसेट अकाउंट है, एक्सेलेंट। ये लाइबिलिटी अकाउंट है, एक्सेलेंट। ये लाइबिलिटी अकाउंट है, वेरी गुड। तो एसेट और लाइबिलिटी आ गए।
अच्छा, अब दाल जरा बनाने आपने, दाल 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 दाल, देयर इज नो निहारी टुडे, ऑल इज दाल, यानी ग्रेटर का साइन आ गया ना, ग्रेटर का साइन आ गया। तो 2 मेरे एसेट हैं, 3 मेरी लायबिलिटीज हैं और काफी सारे स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, 2 मेरे एसेट हैं, 2 मेरे, 3 मेरी, और अकाउंटिंग वालों की सबकी बीवियां टैक्स वालों की बीवियों की बनिस्बत आसमानों पे पहुंची हुई हैं, यानी ज्यादा हैं। तो अब जरा रूल देख लेते हैं कौन से लगने हैं, रूल देख लेते हैं कौन से लगने हैं, बताएं जी रूल कौन से लगने हैं, बालू रूल कौन से लगने हैं। इफ कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट इज ग्रेटर देन टैक्स बेस ऑफ एसेट, इट इज TTD, yes 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 yes, you exceed this, you exceed this, so it is TTD and so it is TTD। अच्छा, ये आसान है, ये आप लोग निकलवा दें, ये जरा डिफरेंस मैं निकाल लेता हूं। 17 कहां से आ गया, वो तो लायबिलिटी है, 2 मेरे एसेट हैं, 3 मेरी लायबिलिटी हैं। तो अभी पहले एसेट को लेके चलो, तरतीब। लायबिलिटी में मेरे ख्याल से लायबिलिटी की भी कैरिंग अमाउंट ज्यादा आ रही है टैक्स बेस से, तो रूल नंबर 3, इट इज डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस, डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस। तो ये लायबिलिटीज तीनों ज्यादा हैं टैक्स बेस से, तो रटा प्रोग्राम पहले लगाते हैं, डिडक्टेबल टेम्पोरेरी डिफरेंस। ये मैं खुद कोशिश करता हूं, ये 17 आ जाएगा डिफरेंस इनका डिफरेंस मेरे ख्याल से 90 तक आ जाएगा, कोई इनका को कितना आ जाएगा, तकरीबन 11.3। देखें कि टीचर कैलकुलेशन कर लेते कैलकुलेटर के बगैर। अच्छा, अब मोहतरम लॉजिक के ऊपर बात करते हैं, आपके साथ वाले के कीमती 5 मिनट चाहिए। आपने देखा नहीं क्या हुआ था तुम, आप हंस रहे होते हैं, समझ नहीं आता। अच्छा, अकाउंटिंग वाले फ्यूचर में कितना डेप्रिशिएट करेंगे, 300, थोड़ा राउंड कर लिया करें जिंदगी में। अकाउंटिंग वाले कितना डेप्रिशिएट करेंगे, 300। टैक्स वाले कितना डेप्रिशिएट करेंगे, 238। तो फ्यूचर में अकाउंटिंग वाले ज्यादा डेप्रिशिएट करेंगे। जब ज्यादा डेप्रिशिएट करेंगे अकाउंटिंग वाले, तो डेप्रिशिएट करने की वजह से फ्यूचर के टैक्सेबल प्रॉफिट बढ़ जाएंगे, तो टैक्स देना पड़ेगा, तो टैक्सेबल फील करें, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। अकाउंट लीज वाले एसेट को फ्यूचर में कितना, 24 रुपए तो अभी डेप्रिशिएट कर दिया ना, तो फ्यूचर में कितना डेप्रिशिएट करेंगे, 96। टैक्स वाले डेप्रिसिएशन को मान ही नहीं रहे, तो टैक्स वाले तो डेप्रिशिएट करेंगे ही नहीं, तो टैक्स वाले फ्यूचर में कितना डेप्रिशिएट करेंगे, आंडा। ये डेप्रिशिएट करेंगे 96 और ये डेप्रिशिएट करेंगे आंडा, तो 96 आंडे से कहीं ज्यादा है, 96 आंडे से कहीं ज्यादा है, तो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ज्यादा होने की वजह से फ्यूचर में टैक्सेबल प्रॉफिट बढ़ जाएंगे, तो टैक्स फ्यूचर में ज्यादा देना पड़ेगा, तो टैक्सेबल फील करें। ओके, अगली बात, जिन मुलाजमीन के बारे में हमने अंदाजा लगाया कि हमें छोड़ के जाएंगे, वो कभी ना कभी तो छोड़ के जाएंगे ना, तो जब कभी छोड़ के जाएंगे तब टैक्स वाले भी 17 को खर्चे में डालने देंगे ग्रेच्युटी पेड के नाम से। अगर नहीं यकीन आ रहा तो फिर यहां देख लें, क्या अगले साल ये वाले 17 अगर मैं कहूं छोड़ के चले गए हमें, तो BD 17 था, अगले साल कैश 17 आ जाएगा, तो तब टैक्स वाले इसको माइनस करने देंगे फिर, तो दिस 17 इज डिडक्टेबल इन फ्यूचर व्हेन वी विल मेक अ पेमेंट, तो इसलिए इस 17 का नाम डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस। अगली बात, लीज लायबिलिटी जब पे होगी इन द फॉर्म ऑफ इंस्टॉलमेंट, तो टैक्स वाले कहेंगे इंस्टॉलमेंट माइनस कर लो। लायबिलिटी पे होनी है ना अगले सालों में, लायबिलिटी क्या होती है, लायबिलिटी पे होती है फ्यूचर में, व्हेन द लायबिलिटी विल बी पेड इट विल बी कॉल्ड एज रेंटल और इंस्टॉलमेंट, तो जब ये पे होगी तो तब रेंटल के नाम से माइनस हो जाएगी, तो इट इज ऑल्सो डिडक्टेबल इन। और इंटरेस्ट अगर पेएबल है तो पे तो होगा, लेकिन आपको पता है रेंटल में ही डल के पे होता है, उसी का तो हिस्सा होता है प्रिंसिपल इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट पेएबल और ग्रेच्युटी पेएबल और लीज लायबिलिटी पेएबल, ये तीनों जब पेएबल पे होंगे तो पे होते ही टैक्स वाले इनको क्या करने देंगे, डिडक्ट, तो इसलिए इन तीनों को क्या कहेंगे, डिडक्टेबल इन फ्यूचर। आई हियर बाय रिपीट, लीज लायबिलिटी एंड इंटरेस्ट पेएबल। लीज लायबिलिटी अगले साल जब कभी पे हो, हमें क्या, लीज लायबिलिटी पे होगी, किस नाम से पे होगी, इंस्टॉलमेंट में पड़ी होने की वजह से पे होगी, तो वो रेंटल के नाम से टैक्स वाले माइनस करने देंगे। और इंटरेस्ट पेएबल भी कभी ना कभी तो पे होगा, जब कभी पे होगा तो इंस्टॉलमेंट के अंदर डल के ही पे होगा, तो इट इज
पेएबल इन फ्यूचर मींस इट विल बी पेड इन फ्यूचर। तो जब पे होगा तो पे होने की वजह से टैक्स वाले से क्या करने देंगे, इसलिए इन दोनों का नाम। लेकिन वो आसान बात भी कर लेते हैं, ये दोनों एसेट थे और ग्रेटर का साइन, तो टीटीडीज, ये तीनों लायबिलिटीज थी और ग्रेटर का साइन था तो टीटीडीज। अभी इनके बेटों की जरूरत नहीं, नेट कैलकुलेट कर लेते हैं, टीटीडी है या डीटीडी है, फिर उसके बाद देख लेंगे बेटा टीटीडी की बरादरी से है या डीटीडी की बरादरी से है। जब रेंटल पूरा जितना भी रेंट पे कर रहे होगे आप उसे माइनस नहीं करोगे, एग्जैक्ट जो रेंट की अमाउंट होगी। यार इस तरह ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, अगर आप सोचना चाह रहे हैं ज्यादा तो 30 इस साल माइनस हो गया है, और यार 30 इस साल माइनस हो गया है। जब अगले साल इंटरेस्ट पेएबल पे होगा तो इसी 30 का पार्ट बन के पे होगा ना, तो जब ये 30 पे होगा इसमें हम सोच लो ये इंटरेस्ट भी शामिल ही होगा, तो जब ये पे होगा तो ये 30 अगले साल माइनस कर लेंगे, तो ये 30 डिडक्टेबल इन फ्यूचर है। ओके अच्छा, टीटीडीज ज्यादा, जरा आज इस तरह बोलें जिस तरह मैं बोल रहा हूं, टीटीडीज ज्यादा आ रही हैं, जीटीडीज ज्यादा आ रहे हैं, टीटीडीज ज्यादा आ रहे हैं, तो टीटीडीज कितने हैं 61.5 और 96, और डीटीडीज कितने हैं 17, 90 और 11.3। इसका टोटल करें और इसका टोटल करें, इन दोनों के टोटल मुझे बताएं 157 पॉइंट, ये पेपर में करना कोई नहीं, मैं आपके लिए आज कर रहा हूं 11.3, ठीक है। उस गांव से 157 भी आए हैं, एक बच्चा भी लाए हैं, ये 118 बंदे उस गांव से आए हैं और एक छोटा सा बच्चा भी लाए हैं। अब ये आपस में गने पकड़ लेंगे पानी वाली, एक दूसरे को मारना शुरू करेंगे, तो कितने बच जाएंगे जिन पे पानी नहीं गिरेगा, मतलब कितने बच जाएंगे जिन पे 39.2। तो कौन से गांव वाले बचे, कौन से गांव वाले अल्लाह को प्यारे हो गए, डीटीडी। तो टीटीडीज को पकड़ लें। हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज बिजनेस के कुछ ऐसे हैं कि हमें फ्यूचर में ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। टीटीडी का मतलब ये है ना कि हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज नेट करके कुछ ऐसे नतीजे पे पहुंचे कि फ्यूचर में हमें टैक्स देना पड़ेगा। तो टीटीडी बताएं 39.2, टीटीडी 12.5, इसका नाम डीटीएल, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, एज ऑन 31/12/15। अब मेरा पास्ट का तजर्बा है कि टी काउंट और नोट अप टिल रिकॉन्सिलिएशन 70-80% बच्चे बिल्कुल करा लेते हैं, रिकॉन्सिलिएशन भी उनकी मैच कर जाती है, सब हो जाता है। अब आप टी काउंट भी खुद बनाएंगे और नोट रिकॉन्सिलिएशन के आखिरी फिक्रे तक मैच कराने तक सारा खुद बनाएंगे। नोट का डीडी सवाल में दिया हुआ है 5.4। जी क्वेश्चन उधर है, मैं आ रहा हूं। ऐसा करो पॉज कर दो, आप लोग बनाएं पहले। जी आई होप ऑनलाइन वालों ने भी वीडियो पॉज करके बना लिया होगा, 5 मिनट की इनको ब्रेक दी थी। अच्छा, डेफर्ड टैक्स का टी काउंट, वर्किंग नंबर 5। ये जरूरी नहीं कि ब्रॉड डाउन लायबिलिटी और कैरी डाउन भी लायबिलिटी हो, ब्रॉड डाउन लायबिलिटी हो सकती है, कैरी डाउन एसेट भी हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहरहाल सवाल का ब्रॉड डाउन देखते हैं क्या है। पॉइंट 1, ओपनिंग बैलेंस ऑफ डीटीएल इज 5.28, यकम जनवरी 15, ब्रॉड डाउन 5.28, 31/12/15, कैरी डाउन, वर्किंग नंबर 4 12.5। अब हमने बैलेंसिंग निकालना है, डीटीई बैलेंसिंग 7.22, दैट इज बैलेंसिंग। अब जो जनरल एंट्रीज होनी है वो हमारी दो हैं, करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट, करंट टैक्स पेएबल क्रेडिट 17.1। 31/12/15 को ये एंट्री होनी है, 31/12/15 को ये एंट्री होगी डीटीएल क्रेडिट और डेबिट, डीटीएल क्रेडिट और डीटीई डेबिट। तो डीटीई डेबिट, डीटीएल 7.2। अच्छा, अब आप जो आखिर में बैठे हुए हैं, एंट्रीज करने के बाद हम क्या करते हैं आप बताएंगे। हाँ जी,
नोट बनाते हैं नहीं, एंट्रीज करने के बाद हम क्या बोलते हैं, कौन बताएगा, कौन बोल रहा है? ओ यार कमाल कर दिया तूने, जबरदस्त। टीई डेबिट एंड टीई, तो जब टीई डेबिट टी डेबिट तो दोनों खर्चा, तो दोनों खर्चा तो नोट के मुंह पे दोनों नेगेटिव। अब मुंह पे नेगेटिव अजीब सा लगता है लेकिन कोई मसला नहीं, अब दोनों खर्चा तो दोनों नेगेटिव। टीई डेबिट टीई डेबिट मतलब मींस ये खर्चा रिकॉर्ड हो रहा है। ये कंपनी का नाम फ्लोर एंड टाइल, नोट टू दी फॉर ईयर एंडेड 31/12/15। कल एक जगह पे आईकैप के काउंसिल मेंबर आए हुए थे, उन्होंने एक सजेशन दी, पता नहीं है आईकैप तो इसको माने ना माने। उन्होंने ये कहा कि इंडिया के अंदर पेपर जो है वो हिंदी जबान में भी देने की ऑप्शन अवेलेबल है। अच्छा जी, आप बताएं इधर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बात कर रहा हूं, आप बताएं इधर, बैलेंस शीट, तख्ता तवाजुन, अच्छा नो 37 टी अकाउंट, खाता खोलो 37, जल्दी जल्दी जल्दी, इंग्लिश में ठीक है, उर्दू में ठीक है, अच्छा 37 टैक्सेशन 2015 रुपीज इन मिलियन। अच्छा जी, टैक्स एक्सपेंस कंप्राइजेज ऑफ करंट टैक्स एक्सपेंस एंड डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस। अच्छा, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस का मतलब ये नहीं होता कि एक्सपेंस है तो नेगेटिव भी होगा, एक्सपेंस ऑपोजिट भी हो सकता है जी। 7.22 24.32 37.1 टैक्स एक्सपेंस, 37.2 रिकॉन्सिलिएशन ऑफ पीबीटी। पहले पीबीटी लाएंगे फिर मैच करवाएंगे इस वाले टैक्स से। पीबीटी को हाजिर किया जाए, इसको सीट बेल्ट पहना दी जाए, रोने की आवाज सुनी जाए, रोते को बुलाया जाए, 32% कैलकुलेटर को जगाया जाए, 80 पे बत्ती लगाएं, 25.6 कुछ आ रहा है या 0.6 आ रहा है, 0.6 आ रहा है। ओह गाइस, ओह हर गाइस अफसोस की बात है कि नोट टैली नहीं हुआ, लेकिन यहां तक अगर सवाल के 20 नंबर हैं तो हो सकता है आपको 18 मार्क्स यहां तक मिल जाएं। अब वो चीजें जो नोट में व्हाइट बोर्ड पे नीली नजर आ रही हैं, पेपर में काली बॉल पेन में काली नजर आएंगी, वो चीजें जो व्हाइट बोर्ड पे नीली नजर आ रही हैं उनके साथ वही सलूक करें जो आपने करंट टैक्स की वर्किंग में किया है। ऐसा खर्चा जो टैक्स वाले कभी माइनस ना करने दें और ऐसी इनकम जिसको टैक्स वाले कभी इनकम में ना डालें। इन दोनों की वजह से नोट रिकंसाइल नहीं कर रहा होगा। हमने 80 पे 32 लगा दिया है, हालांकि 80 में 5 पड़ा हुआ था जिसको माइनस करना चाहिए था और 80 में 1 माइनस हुआ था। अब वही वाले सलूक कर लें जो उधर किए हैं। डिडक्शन नॉट अलाउड। अब अगर डिडक्शन नॉट अलाउड है तो उस 1 को नहीं उठाना, क्योंकि 80 पे भी टैक्स लग चुका है तो 1 का भी टैक्स उठाना है। ठीक है, हैट्रिक नहीं हुई, किसी और से बात कर रहा हूं मैं। 1 into 32%, that comes to 0.32 एग्जेम्प्ट इनकम। 80 पे रेट लग गया, हालांकि इसमें पड़े हुए एग्जेम्प्ट इनकम पे रेट नहीं लगना चाहिए था। 5 into 30 1.24.32। ओ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नोट जो है वो टैली कर गया, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह आप पे। तो आप इधर आए, हाँ, इस सवाल के सॉल्यूशन को ऐसे दिखाएं जैसे शादियों पे वरी दिखाई जाती है। इधर से आए, ये आप पे ऊपर है कैसे स्टार्ट करें। पहले आपने सूट दिखाने हैं या जेवर दिखाने हैं, ये आपकी मर्जी है, ऐसे ना करें। ये सबसे पहले इसकी वर्किंग बनाएंगे, टैक्स एक्सपेंस। हाँ,
तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स से स्टार्ट करेंगे, जैसे आपको पता सर ने बताया हुआ। आगे आगे तो ये टैक्स एक्सपेंस निकलेगा 17.1। आगे चलो। उसके बाद वर्किंग नंबर 4 सर 2 2 3 वक्त जरूरत होगी। उसके बाद यहाँ से डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे एज ऑन ठीक है। तो वो निकल आई 5। उसके बाद हम नोट बनाएंगे। इसके बाद टी अकाउंट बनाएंगे। एंट्रीज मस्ट है, एंट्रीज मस्ट नहीं है। अच्छा चलो। तो ये टी अकाउंट बन गया। उसके बाद नोट बनाएंगे। अच्छा ये जो नए नए टीचर होते हैं ना, व्हाइट बोर्ड की तरफ मुंह करके पढ़ा रहे होते हैं। मुंह उधर का। डेफर्ड टैक्स एज ऑन की वर्किंग करेंगे, दोबारा करवा दो। अच्छा और आगे बोलो बोलो बोलो। आगे नहीं, नोट तुझे नोट की चढ़ी हुई है। डेफर्ड टैक्स की वर्किंग के बाद क्या करेंगे? टी अकाउंट बनाएंगे वर्किंग फाइल में। टी अकाउंट बनाएंगे। अगर खर्चा इधर आया तो इधर आया तो इधर लिखेंगे। और भाईजान इधर आया तो नेगेटिव, इधर आया तो पॉजिटिव। इसके बाद क्या बनाएंगे? नोट। अगर नोट टैली ना कर रहा हुआ तो रिकंसिलिएशन बनाएंगे। नहीं, रिकंसिलिएशन तो बनानी है। रिकंसिलिएशन बना के पता चलेगा टैली कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर नोट टैली ना कर रहा हुआ तो वर्किंग वन में से देखेंगे कहां पे डिडक्शन अलाउड की, वो हमने ऐड की है या नहीं की, और फिर उनको माइनस करेंगे और टैली हो जाएगा। और डिडक्शन नॉट अलाउड के अलावा भी कुछ देखेंगे, एग्जम्पशंस। तो उसको डिडक्शन नॉट अलाउड को क्या करेंगे? इधर उसमें से लेस करेंगे। डिडक्शन नॉट अलाउड को क्या करेंगे? क्या लगा के? प्लस का साइन, रेट लगा के और प्लस का साइन लगा के ऐड करेंगे। चला अजमत को सलाम। चला तो होमवर्क है आपका पास्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 8। ज़ियारत कर लें इसकी। नहीं बच्चे की जान नहीं ली। आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय बच्चा, और इसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। ये फिल बदी इंटरव्यू था इसका, तो ये फॉर्म में जाएगा तो पार्टनर को क्या टफ। अच्छा तो ये इंटरव्यू की आपने जो तैयारी है इधर से ही करना शुरू करनी है। अब आप कह रहे हैं मैं कल से इधर ही बैठूंगा। क्वेश्चन नंबर 8 328 किताब FAR 2। मार्स लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल्स। ठीक है, हमसे रूल नहीं बन रहा, ये केमिकल बना लेते हैं। अच्छा ऑन 1 जुलाई 2008 किताब बंद करने वालों से अल्लाह पूछे। ऑन 1 जुलाई 2008 इट ऑब्टेन्ड अ मोटर व्हीकल ऑन लीज फ्रॉम अ बैंक। डिटेल्स ऑफ द लीज आर एज फॉलोज। ये हिलजुल जरा बंद करें। कॉस्ट ऑफ मोटर व्हीकल 16 लाख। इंस्टॉलमेंट ऑफ 4,80,000 टू बी पेड इन एनुअली इन एडवांस। लीज टर्म एंड यूजफुल लाइफ इज 4 and 5 साल। द इंटरेस्ट रेट टू पे इन द लीज इज 13.701। हाउएवर द टैक्स डिपार्टमेंट अलाउ ओनली पेमेंट्स एज डिडक्शन। क्या मतलब? टैक्स अथॉरिटीज ओनली अलाउ पेमेंट एज डिडक्शन। टैक्स अथॉरिटीज ओनली अलाउ पेमेंट एज डिडक्शन। टैक्स अथॉरिटीज ओनली अलाउ पेमेंट एज डिडक्शन फ्रॉम द टैक्सेबल, यानी टैक्सेबल प्रॉफिट्स तक पहुंचते हुए ये पेमेंट्स को एज ए रिडक्शन। पेमेंट्स का मतलब लिखे इंस्टॉलमेंट्स। अच्छा अब पेपर में पता कैसे चलेगा ये लीज का सवाल है या ISTL का सवाल है? नहीं, टैक्स रेट दिया होगा। टैक्स रेट दिया होगा। रिक्वायरमेंट तो जनरल एंट्रीज होगी ना, उससे कैसे पता चलेगा कौन सा स्टैंडर्ड है? तो आज तक लीज के सवाल में टैक्स रेट दिया हुआ था नहीं, तो आज के सवाल में क्या दिया हुआ है? टैक्स रेट दिया हुआ है। और एक और चीज भी दी होगी, प्रॉफिट्स भी दिए होंगे, क्योंकि आपने करंट टैक्स की वर्किंग भी करनी है। तो MLs अकाउंटिंग प्रॉफिट, ये 2 लाइनें नई आई हैं। अगर ये 2 लाइनें ना आती तो इस लीज के सवाल को मैं लीज के चैप्टर में ही होमवर्क में दे देता। अभी ये 2 लाइनें नहीं है। देयर आर नो टेम्परेरी डिफरेंसेस अदर देन एविडेंट फ्रॉम इंफॉर्मेशन अबव। इसके अलावा हमारे और टैक्स वालों में कोई डिफरेंस नहीं, सिवाय किसके? लीज एसेट के। प्रिपेयर जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मार्स टू रिकॉर्ड द अबव इंक्लूडिंग करंट एंड डेफर्ड। तो भाईजन वो कह रहा है IFRS 16 वाली एंट्रीज भी करनी है और IAS 12 वाली एंट्रीज भी करनी है। प्रिपेयर एंट्रीज IFRS 16 वाली तो करनी है ना, ROU डेबिट लीज लायबिलिटी क्रेडिट वो सारी। तो 12 नंबर का सवाल है, प्रिपेयर जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मार्स टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शंस इंक्लूडिंग करंट एंड डेफर्ड टैक्स। कहते हैं साथ साथ करंट और डेफर्ड की एंट्रियां भी करो। तो इसके साथ फिर कौन सी करनी है जो इनको इंक्लूड करवा रहा है बीच में? तो लीज वाली एंट्रीज भी करनी है और करंट और डेफर्ड टैक्स की एंट्रीज भी करनी है। 12 नंबर का सवाल है, कितने मिनट में होगा? 18 मिनट में होगा, 2 घंटे में होगा भाई फरमा रहे हैं।
पेज 477 किताब का ना निकालें क्योंकि किताबें आपने अंदर रख दी हैं। तो क्वेश्चन 5 पढ़ के मुझे बता दें कि मसला क्या है, और खुदा के लिए ये ना पूछिएगा टॉपिक कौन सा है। आतिफ नहीं, आतिफ होता था, उसने सीए कर लिया है। आतिफ इज अ सीए एंड हैज बीन वर्किंग एज मैनेजर अकाउंट्स इन एन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी MNZ। तो आतिफ को नौकरी मिल गई है मैनेजर की, तो मैनेजर अकाउंट्स के तौर पे ये नौकरी कर रहे हैं। वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ 2016, आतिफ जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहा था P&L बैलेंस शीट, तो इसको एक कीड़े ने कहा, CFO कीड़ा CFO, तो CFO ने बुलाया आतिफ इधर, हु इज ऑल्सो CA। आतिफ को बुला के पुत्र मैं भी CA, तेरा बाप हूं मैं, यानी तेरे मैं भी CA हूं। इन्फॉर्म्ड आतिफ को ये बताया कि जो हमारे डायरेक्टर है ना, जिन्होंने हमें नौकरियां दी हुई हैं, वो कुछ सोच रहे हैं कि स्टॉक एक्सचेंज में ना लिस्टिंग करवा लेते हैं अपनी। तो आतिफ ने कहा यस सर, इट्स गुड, नाइस, अच्छी बात है, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवा लें क्योंकि मुझे पता है हम अनलिस्टेड हैं। अच्छा जी आगे चलें। कॉन्सिक्वेंटली नतीजा तन, अच्छा किसकी किससे मीटिंग हो रही है? CFO की अकाउंट्स मैनेजर में इसलिए ऐसे कर रहा हूं ताकि आपको पता चले अकाउंट्स मैनेजर का लेवल CFO के सामने जरा छोटा होता है। अच्छा, लेकिन ऐसे हकारत होनी नहीं चाहिए, मैं वैसे जरा बता रहा हूं समझने की। तो अकाउंट्स CFO ने किसको बुलाया हुआ है? अकाउंट्स मैनेजर को। कॉन्सिक्वेंटली नतीजा तन CFO के दिल की चाहत है कि शो अन्य प्रॉफिट। CFO कहता है यार किसी तरह अन्य प्रॉफिट शो कर दे। आतिफ कहते हैं मैं घर से ले आऊं प्रॉफिट शो अन्य प्रॉफिट एंड हैज आस्क्ड आतिफ, ये आस्क नहीं होता, ये ऑर्डर होता है, आस्क्ड एंड हैज आस्क्ड आतिफ, और आतिफ को कहा है, जैसे कभी बड़े कह देते हैं बाहर बताओ मैं अंदर नहीं हूं, तो एंड हैज आस्क्ड आतिफ, और आतिफ नहीं हमारे बड़ों में से अल्लाह का शुक्र है कोई भी, एंड हैज आस्क्ड आतिफ, और आतिफ को ये कहा है, अब बचपन से ही सोच रहा होता है की रे एंड हैज आतिफ, और आतिफ को कहा है टू आइडेंटिफाई द एरियाज, आप लोगों ने नहीं करना, टू आइडेंटिफाई द एरिया, कि ऐसे एरियाज आइडेंटिफाई करे वेयर बुक एडजस्टमेंट्स होती हैं, जनरल एंट्रीज, ऐसे एरिया ढूंढो जहां पे एडजस्टमेंट्स हो सकें। अब घपला जानी के भाई ने यार खीर है तू, तो ये किधर रहता था तू, तो ऐसे एरियाज आइडेंटिफाई करो जहां घपला हो सके, एडजस्टमेंट्स कैन बी मेड। ही हैज आल्सो इन्फॉर्म्ड यू दैट, और बड़ी एक बात तेरे से और करनी थी। कौन किसको कह रहा है? CFO अकाउंट्स मैनेजर को। बड़ी तेरे से एक और बात करनी थी, अगर हम लिस्ट हो गए ना तो बस फिर हम देख आसमानों पे होंगे, और कम से कम अगर हमारा शेयर की प्राइस 35 पे मार्केट में चली गई ना, तो सारे मैनेजेरियल स्टाफ को, याद रखिएगा ये भी मैनेजर है, सारे मैनेजेरियल स्टाफ को बोनस मिलेगा। बोनस ये नहीं होता कि रसगुल्ला और गुलाब जामुन कर ले जाओ, बोनस होता है 1 लाख 2-3 लाख रुपया मिलेगा। तो फिर इसे क्या मिलेगा? बोनस मिलेगा। सवाल की रिक्वायरमेंट कल पढ़ लें मेरे ख्याल से, मसला समझ आ गया? चलें ठीक है, जाएं।